उस पर हम आपको चिंतन करना पड़ेगा। वो बात आप लोगों के बीच में रख के जा रहा हूं। जो 1993 में जयंत प्रसाद ने जो हलफनामा दिया, भारत सरकार से भारत सरकार से एक प्रतिनिधि मंडल गया कहा संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस हलफनामे में लिखा कि इस देश में, भारत देश में आदिवासी समाज नहीं रहता, जनजाति रहता है। जनजाति का मतलब होता है समूह। भारत में जनजाति रहता है, आदिवासी नहीं रहता। यह पहला पॉइंट। दूसरा दिया उसने किस भारत देश में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 लाख से ज्यादा भील की संख्या पाई जाती है। भील आदिवासी पाया जाता है। और ये जो भील आदिवासी है, इनकी जो भाषा है संस्कृत से मिलती है। 80% भाषा संस्कृत से मिलती है। और ये इनका संबंध उन्होंने आर्यों से जोड़ दिया। ये बोला कि जो भील आदिवासी इस देश में आदिवासी नहीं है, वो जनजाति भी नहीं है, उनको आर्यों से जोड़ दिया और संस्कृत को इस देश की पहली भाषा से उसको संबोधित कर दिया। यदि इस देश में भील मरेगा, यदि भील खत्म होगा, इसके साथ में गोंड भी जाएगा, प्रधान भी जाएगा, मुंडा भी जाएगा, संताल भी जाएगा, माना भी जाएगा, कोरकू भी जाएगा, पावरा भी जाएगा। ये जितने आदिवासी मध्य प्रदेश में 46 जनजाति के लोग हैं, ये पूरे के पूरे जनजाति खत्म हो जाएंगे, पूरे के पूरे आदिवासी खत्म हो जाएंगे। ऐसा प्रावधान 1993 में जयंत प्रसाद ने वहां पर पेश किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये आदिवासियों को पूरे पहलू से खत्म करना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा आंदोलन चलाएंगे? क्या है आपके पास में, क्या है ऐसी बुनियाद जिसके माध्यम से आज ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं आपके सामने में, आप जो युवा है, जो समाज में क्रांति ला सकती है, ये आप बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, टांटा भील, आप कैसे आंदोलन करेंगे? आप मुझे बताइए, कौन सा आंदोलन करेंगे आप समाज को बचाने के लिए? आज समाज की जो स्थिति है, ये इंटरनेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संविधान, इस अंतर्राष्ट्रीय संविधान में आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा। ये जो हलफनामा 1993 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में गया है, इस हलफनामे के खिलाफ आप लोगों को बैठना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा कि उस हलफनामे के लिए हम क्या करें, आदिवासियों को कैसे बचाएं, ये आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाएं। यदि जिस दिन इस देश के संविधान से आदिवासी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, उस दिन आदिवासी इस देश का नागरिक भी नहीं कहलाएगा। इस देश का जो प्राचीन इतिहास है, उस प्राचीन इतिहास में आर्यों का जो कुल जो तैयार किया गया है, आर्यों ने संस्कृत को इस देश की पहली भाषा माना है। जबकि इस देश की पहली भाषा यदि हम देखें, यदि हम अपने इतिहास की ओर जाए, तो आदिवासी इस देश का पहला मूल मालिक है। किस आधार पर? संस्कृति के आधार पर, धार्मिक आधार पर नहीं। धार्मिक आधार पर यदि आप जाते हैं तो धर्म आपका 3500 वर्ष पुराना है, लेकिन संस्कृति यह 10,000 15,000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। आदिवासी प्रगति पूजक है, ना कि धार्मिक है। मूर्ति पूजक नहीं है, प्रगति पूजक है। आज हम ये जो कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम बिरसा मुंडा को बैठा ले, इनकी मूर्ति को बैठा ले, अगरबत्ती लगाने से काम नहीं चलने वाला। मूर्ति बैठा दिया और रोज अगरबत्ती लगा रहे, उससे भी काम नहीं चलने वाला। उनके विचार क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, उस पर आपको चलना पड़ेगा। तब जाकर के आप इस मूर्ति का ये लगी है तो आप ऐसा लगेगा कि आपके बूथ
मूर्ति लगी है बिरसा मुंडा की। युवा का उल्टा होता वायु। आपको वायु के जैसे बहना पड़ेगा, तब जाकर के ये माता शक्ति सुरक्षित हो पाएगी। रेणु दीदी ने एक बात बोली थी कि इस देश में सबसे ज्यादा जो बलात्कार होते हैं वो आदिवासी महिलाओं के साथ में किया जाता है। सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो आदिवासी समाज की 13-13 साल की बच्चियों के साथ में होता है। आप एक आकलन करके देखिए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्स है। ये जितनी मिलिट्री फोर्स आदिवासी क्षेत्रों में है, इन मिलिट्री फोर्सों को बॉर्डर में होना था, लेकिन है कहां? आदिवासी क्षेत्रों में। आप पेंच आपका पास में है, आप पेंच नेशनल पार्क चले जाइए, वो जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आपका कान्हा चले जाइए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस मिलेगी। क्या कर रही है ये आदिवासी क्षेत्रों पर? और इनके होने से आज सबसे ज्यादा जो बलात्कार हो रहे हैं वो केवल और केवल आदिवासी महिलाओं पर हो रहे हैं। 13-13 साल की बच्चियां जो बंदूकें उठा रही है, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि 13 साल की आदिवासी लड़की नक्सलाइट है। आप मेरे को यह बताइए क्या 13 साल की बच्ची नक्सलाइट हो सकती है? आप मुझे ये बताइए, ब्राह्मण समाज की कभी बच्ची को आपने देखा है 13 साल की जो कि बंदूक उठा करके आंदोलन करती होगी? उनको नक्सलाइट घोषित कर रहे हैं आदिवासियों को, उनको मारा जा रहा है, जंगलों से निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, फिर भी हमारा समाज के नेता लोग चुप है। हमारे समाज के बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता चुप है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अंदर में दुश्मन के साथ मिले होंगे। जब आज स्थिति आदिवासी समाज के साथ में उल्टी चल रही है, आदिवासी समाज को पर्याय बना दिया गया है, यूजलेस मानव बना दिया। यूजलेस का मतलब होता है आदिवासियों को उपयोग करो और उनको छोड़ दो। ये पानी की बोतल दिख रही है ना, जब तक कि पानी की बोतल में पानी है उसकी वैल्यू है, पानी पिए वैसी जो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वो होता है यूजलेस। आज वो स्थिति आदिवासी समाज की रह चुकी है। कौन है यार इनका पर्याय? आप मुझे बताइए, कौन 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 बचाएगा इन्हें? ये माता शक्ति को कौन बचाएगा? ये हमारी बहनों को कौन बचाएगा? आप मुझे बताइए। यदि ये बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो आज माता शक्तियां भी सुरक्षित नहीं होती और आपके पास में जमीनें भी नहीं होती। आज हम हक से बिरसा मुंडा की प्रतिमा सरकारी जमीन पर जो बैठाले हैं, वो देने महामानो धरती आबा वीर बिरसा मुंडा की। यदि इनका आंदोलन नहीं होता तो आज आदिवासियों के पास में 1 एकड़, 2 एकड़ और 10 एकड़ जमीनें नहीं होती। सन 1898 की बात बता रहा हूं मोरा, इसको दिल और दिमाग में बैठा लो। सन 1898 सन 1898 में जो एक कानून पास हुआ, जिस कानून को बोलते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, हिंदी में बोलते हैं भूमि संपादन अधिनियम। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के कारण जो 5 लाख आदिवासी लोग मारे गए, तब जाकर के कानून पास हुआ। और इस कानून में यह प्रावधान आया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। और गैर आदिवासी तो क्या, इस देश की गवर्नमेंट में नहीं खरीद सकती, ऐसा प्रावधान उस एक्ट के कारण आया। यदि यह एक्ट नहीं होता तो आज आदिवासियों के पास में ये जमीनें भी नहीं होती। हम जो गोगो कर रहे हैं ना, हम कहते हैं कि हमारा जो फड़ा पेन है ये साझा के माला में होता है। हम प्रकृति पूजा के, हम महुआ की पूजा करते हैं। ये जो जमीनें आप लोगों के पास बची है,
ये एक देश और केवल बिरसा मुंडा के आंदोलन के कारण है। यदि इनका आंदोलन नहीं होता तो आज आप लोगों के पास में जमीनें नहीं होती। मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से हमारे बीच भारत के दो सबसे बड़े नेता, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दूसरे महात्मा गांधी, ये दो ऐसे नेता जिन्होंने बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा ली है, जिन्होंने बिरसा मुंडा से खुद प्रेरणा ली है, तब जाकर के आज आप लोगों के बीच में वो उपस्थित है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ गौर से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि इस भारत देश के संविधान के निर्माता है, ये संविधान में नहीं बना पाते क्योंकि इनको ऐसे भाइयों ने भंडारा से चुनाव इलेक्शन हराए हुए थे। आप याद करिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भंडारा से हमारे लोगों ने चुनाव हरा चुके थे। डॉक्टर बाबा साहब पहली बार पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के गए और जिस समय पश्चिम बंगाल से चुनाव वो जीते, वो बिरसा मुंडा के अनुयायी के लोग थे। उस समय जो सुभाष चंद्र के जो भाई थे वो कांग्रेस से लड़ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। उस समय उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर लिया आदिवासियों ने, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने चुनाव जिताया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोला था गोदावरी के आंदोलन में कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं, इसलिए बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल से जिताए थे। उसी प्रकार महात्मा गांधी जो कि विलायत से भारत में आए हुए थे, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, रामगढ़ का पहला अधिवेशन था। उस रामगढ़ के अधिवेशन में गांधी जी गए हुए थे। गांधी जी ने देखा एक जिस प्रकार आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वैसे ही एक अधिवेशन था रामगढ़ में। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। उसमें लिखा था महामानव जननायक क्रांति सूर्य धरती आबा वीर बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पढ़ा और बोला कि ये कितने आदमी लोगों के नाम है। एक लंगोटी वाला खड़ा हुआ और उसने बोला दादा ये एक ही आदमी का नाम है। तब गांधी जी ने बोला कि ये क्या चाहता था। तब उस व्यक्ति ने कहा, जिसको हम अपने गोदी में बोलते मावा नाटे मावा राज, मतलब हमारे देश में हमारी सरकार का जो नारा दिया था, जो हुकूमत थी, वो बिरसा मुंडा का था। तब जाकर के गांधी जी ने टाई कोट उतारा और लंगोटी बांधी और असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। अब मेरा एक सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया और गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है, तो बिरसा मुंडा इस देश का आजा होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो आदिवासी है। आदिवासियों की कहीं पहुंच नहीं है। जिस व्यक्ति ने उंगली भी नहीं कटाया आंदोलन में, आज उसको भारत रत्न दिया जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा को मिलना था भारत रत्न, बिरसा मुंडा को मिलना था, टांटा भील को मिलना था, लेकिन मिला क्या? क्योंकि वो आदिवासी है और हमको होना भी नहीं। देश हमारा है। कहने का मतलब ये है, हमारे हिस्से में जितने भी आज जमीन है, ये अधिकार आए हैं, ये किसी ने हमको भीख में नहीं दिया है। ये हमको हमारे मेहनत
जमीनें हैं, हमको बोलने का जो अधिकार है, आज हमारी माता बहनें जो सुरक्षित है, ये कैसे मिला? ये हमारे आंदोलन के कारण मिला। यदि हमारे महापुरुषों का आंदोलन नहीं होता तो आज हमारे को कोई पूछता भी नहीं। आज ये जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, महिलाओं को कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं होता। भैया आवाज दबाना चाह रहे हो क्या यार? जो आदिवासियों की आवाज दबाता है ना, आदिवासी उसको दबा देता है, वो भी जमीन के अंदर। भाई मेरे को ऐसा लगा कि एंटी करप्शन तो नहीं आ गया दबाने के लिए। तो मैं क्या बात बता रहा था, गौर से सुनिएगा जो मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आज जो स्थिति आज हमारे साथ में निर्मित हो रही है, हम लोग अलग अलग संगठनों में बैठ रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं ये संगठन का, कोई मैं वो संगठन का, मैं इस संगठन का नेता, मैं ये संगठन का जिला अध्यक्ष, मैं ये संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे ये आप अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। समझता क्या है समाज, समाज के बारे में समझता क्या है ये मायने रखता है। आपके विचार क्या है प्रेम में, वो मायने रखता है। समाज जिंदा कैसा रहेगा ये मायने रखता है, अध्यक्ष मायने नहीं रखता। यदि हमारे सामने एक समाज का आखिरी व्यक्ति भी यदि समाज की बात करता है और वो समाज के विकास की बात करता है तो वो हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कोई मतलब नहीं है। आज आदिवासियों की जो वास्तविक जो इतिहास है, वो वास्तविक इतिहास से आदिवासियों को अलग करके रखा गया है। जो वास्तविक इतिहास है वो चालू होता लिंगों से। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था साहब? आप बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम, और अलार कलाम था आदिवासी, और अलार कलाम के गुरु का नाम था लिंगो। यहां से इतिहास प्रारंभ होता है। लेकिन षड्यंत्रकारियों के द्वारा यह इतिहास को खत्म कर दिया गया, हमारे इतिहास को जला दिया गया। लेकिन कुछ समाज के ऐसे बौद्धिक लोग हैं, मैं बात कर रहा हूं सतीश पंदान साहब की, जिनके कारण ये चीजें अभी उभर के सामने आ रही है। तो इस देश के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस समाज का निर्माण किया, धर्म के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर। आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। ये जो हम महुए की जो पूजा करते हैं, महुए की पेड़ की, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो गलत भ्रांतियां फैला रहे समाज में। आदिवासी समाज महुए का दारू पीता है, इसलिए ये महुए की पेड़ की पूजा करते हैं। ये गलत बात। आप मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय में गेहूं नहीं था, जिस समय में ज्वार नहीं था, उस समय में आदिवासी इस महुए की रोटी बनाता था, और उस रोटी को खा करके वो समाज जिंदा रहता था। इसके कारण वो उसकी पूजा करता है। अरे जिस समाज के लोग ने पेड़ के साथ में बेईमानी नहीं किया, वो आदमियों के साथ में कतई बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो स्थिति आज आदिवासियों के साथ में विपरीत स्थिति जो निर्मित हो रही है, ये निर्मित स्थिति होने के कारण कहीं ना कहीं समाज के बड़े पढ़े लिखे अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दोषी है। कहीं ना कहीं इस समाज के जो नेता है, ये नेता भी इसके दोषी है कि आज आदिवासियों की जो स्थिति इस देश में निर्मित हो रही है और किसी समाज की ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। आप देखिएगा, आज
आदिवासियों के पास में जो काम मिल रहे हैं ना साहब, आदिवासियों को जाना जाता है गड्ढे खोदने में सबसे ज्यादा मेहनत कश जो काम करता है वो है आदिवासी। ये जितने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो गड्ढे खोदती है ये आदिवासियों से खुदवाया जाता है। लेकिन एक बात भूल में मत रहना, आदिवासियों को गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिल रहा है। अब उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह आ चुका है कि जिंदा कैसे रहेंगे। आज आप लोगों के पास में जो राइट्स मिलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए जो अधिकार है, उन अधिकारों को ही टोटल बेस पे खत्म कर दिया जा रहा है। यदि इन अधिकारों को यदि हमें बचाना है तो हमारे को एक वैचारिक मिशन की जरूरत है। हमें संगठन की जरूरत नहीं है, हमें वैचारिक संगठन की जरूरत है। यदि ये बच्चे को बचाना है, खुद को बचाना है, समाज को जिंदा रखना है और अंतर्राष्ट्रीय संविधान में आदिवासियों को संरक्षित रखना है, तो आप लोगों को वैचारिक आंदोलन चलाना पड़ेगा, वैचारिक आंदोलन की ओर आना पड़ेगा। और उस वैचारिक आंदोलन का नाम है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण का मतलब यह है कि मैं गोंड, मैं प्रधान, मैं भील भिलाला, मैं नंगारची, मैं महादेव कोड़ी, ये नहीं है। समाज मतलब होता है समाज। हम जो थ्योरी जो अपना रहे हैं समाज के भीतर, ये जो गोंड और प्रधान का जो झगड़ा चल रहा है ना, ये गोंड और प्रधान के कारण आधा समाज खत्म हो चुका है। बुरा मत मानिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं वो सत्य बात है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो झगड़ा जो आदिवासियों के बीच में है वो गोंड और प्रधान के कारण है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी बहुतायत मात्रा में गोंड और प्रधान पाए जाते हैं। यदि जिस दिन ये दोनों एक हो गए ना तो मध्य प्रदेश में खुद की गवर्नमेंट खड़ी कर सकते हैं। इतने आदिवासी में गोंड और प्रधान लोग पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनकी जो सोच है, ये एक दूसरे के प्रति गलत है। ये समाज में एक समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। हमारा जो दुश्मन ने देख लिया है कि गोंड की प्रधान से नहीं पड़ती, भील की भिलाना से नहीं पड़ती, कोल की कोरकू से नहीं पड़ती। ऐसे करके समाज को खत्म करने का जो षड्यंत्र है, ये हमारे दुश्मन ने देख चुका है कि आदिवासियों को खत्म कैसे किया जाए। और उसने एक माध्यम निकाला, धर्म। अभी हम लोग धर्मों के आधार पर हमारे लोगों को बांटा जा रहा है। अभी जनगणना होगी 2021-22 में। धर्म कॉलम को लेकर के हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं कि आदिवासी समाज गोंडी धर्म लिखो, एक बोलता है सरना धर्म लिखो, एक बोलता है भिलाला धर्म लिखो। आप मेरे को एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में 46 जाति के लोग हैं। अब 46 जाति के लोग क्या 46 धर्म लिखेंगे क्या? गोंड बोलेगा मेरा गोंडी धर्म, प्रधान बोलेगा मेरा प्रधानी धर्म। ऐसे कर करके आपको समाज को ही खत्म हो जाएगा। अरे आदिवासी जब प्रगति पूजक है, जब आदिवासी संस्कृति को मानता है, जब हमारे लेंग एक है, हमारी टोटल व्यवस्था एक है, हमारी वेशभूषा एक है, हमारी भाषा एक है, हमारा पहनावा एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए ना। समाज को बांटा क्यों जा रहा है? ये समाज को बांटने का काम हमारा दुश्मन कर रहा है। और उस दुश्मन के पीछे हमारा ही आदमी है जो उसका साथ दे रहा है। ये हमारे बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, ये झगड़ा केवल और केवल विचारों का झगड़ा है। हमारा गोंड भाई जो है वो प्रधान की नहीं सुनता है, एक वो पांडे की सुनता है, वो चतुर्वेदी की सुनता है। ये जो झगड़ा है जो चल रही है सामाजिक झगड़ा,
जिस दिन ये सामाजिक झगड़ा खत्म हो जाएगा और पूरे भाई वैचारिक रूप से एक जगह आ जाएंगे, देखिए कार्यक्रम कर लेना और एक जगह उपस्थित हो जाना, इससे काम नहीं चलेगा। वैचारिक रूप से एक होना जरूरी है। जब तक कि हमारा समाज वैचारिक रूप से एक नहीं होगा, तब तक कि हम लोग ऐसे बटे रहेंगे और हमारा दुश्मन की नजर रहेगी हमारे ऊपर, हमको हमेशा बांटने का काम करेगा। मैं बात कर रहा था धर्म की। ये जो धर्म की जो बात है, ये धर्म अभी 1000, 2000, 3000 वर्ष पुराना है, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति ये 10,000, 15,000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। यदि आप आदिवासियों को धर्म के आधार पर यदि चुना जाएगा तो आदिवासी आज वर्तमान का कहलाएगा। आप जो बोलते हो ना, ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारा है और इस जंगल पर रहने वाला खनिज हमारा है, ये आप बोल नहीं पाओगे जिस दिन आपको धर्म के कॉलम में समेट दिया जाएगा। और इस देश में पहला व्यक्ति आर कहलाएगा, मतलब ब्राह्मण, आदिवासी नहीं। आदिवासी तो नागरिक कहलाएगा वर्तमान का। ये जो आप लोगों के घर घर में जाकर के हमारे समाज के लोग मनगढ़ंत फैलावा जो दे रहे हैं कि तुम ये धर्म लिखो, तुम ये धर्म लिखो, तुम ये धर्म लिखो, इससे समाज का बंटवारा होने का ये षड्यंत्र है। पूरे आदिवासियों के लिए एक बिल होना चाहिए। जब हमारा पूरा समाज संस्कृति को मानने वाला है, यदि हम संस्कृति के आधार पर समाज को एक लेकर के चलेंगे और हम कोर्ट बिल की मांग करेंगे कि हमारा समाज सांस्कृतिक कोर्ट बिल लागू हो, तो हम हमारा जो इतिहास है, हम जो संस्कृति के आधार पर जो हम अधिकार को जो मांग रहे हैं, तो हम 10,000 से 15,000 वर्ष पूर्व का जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास में हमारे को गिनती में लाया जाएगा। यदि हम धर्म के आधार पर चलेंगे तो आज वर्तमान के कहला करके हमारे को खत्म कर दिया जाएगा। वो तो चाह रहे हैं कि आदिवासियों को धर्म के आधार पर बांटा जाए और आदिवासियों के अधिकारों को संविधान से खत्म कर दिया जाए, ऐसी नीति बन चुकी है। लेकिन हमारे समाज के लोग समाज को ही उलझाने में तुले हुए हैं, लेकिन जो रियल बात है उस रियल बात को करने के लिए सामने नहीं आते। मेरा उनसे एक खुला चुनौती है, तुम किसी भी संगठन के अध्यक्ष बन जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, एक खुली चुनौती यह है कि आज जो 1993 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जजमेंट गया है, उस पर बात करने के लिए आओ। खुले मैदान में नहीं आते, बंद कमरे में आओ। अरे फोन से नहीं आते, डायरेक्ट आओ, लेकिन आओ। क्योंकि आज जो स्थिति आज निर्मित हुई है, यह स्थिति को बदल के हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो कि इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जिसको, एक 193 देशों का पूरा मिलाकर के एक संविधान बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संविधान जिसको बोलते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय संविधान में आदिवासियों के अधिकारों को और आदिवासियों को चिन्हित करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1993 में हलफनामा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस हलफनामे को हमको गलत ठहराना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि भारत में आदिवासी रहते हैं। अब ये कैसे होगा? इसको करने के लिए ये जितने सामाजिक संगठन चल रहे हैं ना, ये संगठनों को खत्म करना पड़ेगा और एक सामाजिक मिशन की ओर हमको लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि कौन है ये इनका जिम्मेदार और कौन बचाएगा, इसके बारे में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। साथियों, आज जो आदिवासियों का जो सिस्टम है, ये सिस्टम और टोटल बेस पे खत्म हो चुका है। आप मेरे को एक बात बताइए, इस देश में आदिवासियों का खुद का एक पर्सनल लॉ है, मतलब खुद का कानून। आदिवासियों का जो सामाजिक ग्रंथ है, सॉरी मुस्लिमों का, उसका नाम है कुरान शरीफ। 5-5
साल का बच्चा मदरसा में जाकर के नमाज पढ़ता है, जुम्मे के दिन, जिसको शुक्रवार का दिन बोलते हैं, उस दिन जाकर के 3 से 4 से 5 जो नमाजें होती है वो उनके 5 साल का बच्चा नमाज जाकर के पढ़ता है। उनके बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। एक रिक्शा चलाने वाला, कबाड़ी बिनने वाला अपने काम को छोड़ करके नमाज पढ़ने जाता। पहले एक बौद्ध भाई, उनके पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ ग्रंथ बुद्धानी धम्म, जिसके आधार पर उनका समाज चलता है। उनके भी बड़े बड़े कॉलेजेस है, बड़े बड़े हॉस्टल्स है। एक क्रिश्चियन भाई, उनका जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबिल, उस बाइबिल के आधार पर उनका समाज चलता है। उनके भी बड़े बड़े चर्चेस है, NGO चलते हैं, उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, हॉस्पिटल है, उनका खुद का कानून है। एक हिंदू भाई, उनके पास में महाभारत है, रामायण है, बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े हॉस्टल है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, उनके पास में रोजगार है, उनका खुद का कानून है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, और अभी बताइए, आदिवासी का समाज का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको हम बोले ले बेटा ये हमारे समाज का ग्रंथ है, ये इस ग्रंथ के आधार पर तेरे को चलना है, रविवार हो या शुक्रवार, इस दिन तेरे को यहां पे इस जगह पे आना है और तेरे को समाज को, विकास को लेकर के काम करना है। आदिवासियों का ऐसा कौन सा पर्सनल लॉ है, मेरे को बताइए, है या नहीं? अरे जब नहीं है तो आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। जब आदिवासियों का पर्सनल लॉ नहीं है, आदिवासियों का पर्सनल ग्रंथ नहीं है, तो बनाने की जरूरत है कि नहीं है? बनाने की जरूरत है या नहीं, आप मुझे बताइए। यदि बनाने की जरूरत है तो सही मायने में संगठन खत्म करो, वैचारिक रूप से मिशन की ओर आओ। अरे नाचना गाना बंद करो, कार्यक्रम कर लेना, नाच गा लेना और घर को चले जाने का, ताली बजा लेने का और दिमाग को फ्री कर लेने का, इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप रियल में समाज के सच्चे सिपाही हो, आपके दिल में भी बिरसा मुंडा का खून है, आपके दिमाग में टंटे बिल के विचार है, और इस आने वाली पीढ़ी को बचाने का यदि आपके अंदर जुनून है, अपने अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में संरक्षित करने का यदि जुनून है, और इस देश में आदिवासियों को जिंदा रखने का जुनून है, तो आपको एक जगह में आना पड़ेगा, और वो भी वैचारिक रूप से आना पड़ेगा। शायद मैं गलती से कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो माफ करना। जाते जाते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस देश के मालक, चालक और पालक, जिसको गॉड बोलते हैं, जिसकी देन है बिरसा मुंडा, जिन्होंने उलगुलान दिया था। सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है, और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसका नारा बिरसा मुंडा के आंदोलन के कारण आया, और आज आप लोगों के खेमे में जो जमीनें आई वो बिरसा मुंडा के आंदोलन के कारण है। इतने बोल के मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। जय बिरसा।